नमल, मैं तुम सबको देख लूँगा। अदालत में तुम्हारे सब घर वालों को घसीटूँगा, तुम्हारी बहन को घसीटूँगा। सती की मुट्ठी भींची, उसने दांत पीसे, तनफ्फुस तेज हुआ मगर जुमर ने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। उसकी बातें मत सुनो, नज़रअंदाज करो। आपने सुना नहीं वो क्या बकवास कर रहा था? उसकी रंगत मुतग़य्यर हो रही थी, चेहरे पे बेबसी आ रही थी। जब अदालतों में मामले चले जाते हैं ना साथी, तो फिर ये तो होना है, इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। क्या तुम वापस मुड़ना चाहते हो? कभी नहीं। उसने पूरे अज़म से नफ़ी में सर हिलाया। गुड, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने नरमी से उसका हाथ दबाकर कहा। साथी गहरे गहरे सांस लेता खुद को पुरस्कून करने लगा। दूर राहदारी के सिरे पे एसएचओ के कमरे के दरवाजे पे हारून उबैद निकलते दिखाई दिए। वो वहीं रुककर जुमर को देखने लगे। जुमर ने जवाबन साथी को देखा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। जाओ ना। वो अपने ज़हनी खलफशार से नहीं निकल पाया था, सो मुज़दरब उलझा उलझा सा आगे बढ़ गया। तब हारून कदम कदम चलते सतून के करीब आ ठहरे। कल्फ लगी शलवार कमीज़ में मलबूस वो चेहरे पे सोच की लकीरों के बायस गैर मुतमईन लगते थे। मिसेस उमर, मैंने आपसे कहा था हम दोबारा मिलेंगे। जुमर ने बाजू सीने पे लपेट लिए और तहम्मुल से उनको सुनने लगी। आप मुझे थकी हुई लग रही हैं, ये मसले बहुत थका देने वाले होते हैं। बिलाशुबा ऐसा ही है, लेकिन मैं 8-10 साल से रोज़ ऐसे मसले निपटाती आई हूँ, सो आप मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हों। वो पुरसकून सी बोली। मिसेस उमर, उन्होंने आपके तुरहम से उसे देखा। मुझे आपसे हमदर्दी है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मदद के बगैर ये केस कभी अदालत में नहीं चल सकता। आप जज को भी खरीद लें तब भी हाशिम। वो मज़ीद करीब हुए। आवाज़ अब सरगोशी में बदल गई थी और नज़रें जुमर पे जमी थी। कभी तारीखें नहीं लेने देगा आपको, तारीख पे तारीख देता जाएगा, लटकाता जाएगा। 12-13 साल तक केस चलेगा। हर साल में 2 पेशियाँ होंगी, गवाह मर कब जाएंगे, सरकारी रिकॉर्ड खो जाएगा, अखबारात और मीडिया इस किस्से को भूल चुका होगा। 13 साल आप तो लड़ेंगी और आप लड़ सकती हैं, लेकिन आपका ये प्यारा सा मासूम सा बच्चा नहीं लड़ सकेगा। आपको अभी अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर वो ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं रहा। वो या तो तंग आकर खुदकुशी कर लेगा या किसी दिन जाकर हाशिम को गोली मार देगा। वो इतना लंबा इंतज़ार नहीं करेगा मिसेस उमर। जुमर की आंखों में किरचियाँ उभरी मगर गर्दन मज़ीद अकड़ गई। ये आपका मसला नहीं है, उन्हीं के अंदाज में बोली। मगर आपका तो है ना। और वो क्या है कि मुझे आपसे हमदर्दी है। वो नरमी से ज़रा झुककर बोले थे। 13 साल चलें, 10 साल बाद आपके हाथ में क्या होगा? औलाद तो आप की हो नहीं सकती। मैं वाकिफ़ हूँ। जुमर की आंखों में सुर्खी उभरी। लेकिन जो बच्चे आपके लिए औलाद की तरह हैं, वो रुल जाएंगे। वो कभी दोबारा ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकेंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं हाशिम को राज़ी कर लूँ और वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बार एसोसिएशन के सदर को पुलिस गोलियां मारती है तो सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस के खिलाफ केस लड़ते हैं और 6-7 माह में कातिलों को सज़ा दे दी जाती है। 6-7 माह में समर साहिबा फैसला आ जाता है, वो भी पुलिस के खिलाफ। इस मुल्क में जहाँ फैसले आने में बरसों लग जाते हैं। मगर कैसे? क्योंकि वकील चाहते थे कि फ़ैसला आए। इस मुल्क में अगर वकील ना चाहें तो कोई फ़ैसला नहीं आ सकता, चाहे उसके हक़ में हो या खिलाफ। हाशिम चाहेगा तो केस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और हाशिम को सिर्फ मैं राज़ी कर सकता हूँ और कोई शख्स ही काम नहीं कर सकता। आपकी वो नई रफ़ीक साहिबजादी साहिबा भी नहीं। अब आप बताइए, क्या मैं राज़ी करूँ हाशिम को? आपके वो पुरसुकून लगते थे। ज़रा मुस्कुराकर हमदर्दी से उसकी आंखों में झांका। और यकीनन बदले में मुझे कुछ करना होगा। बताइए मैं क्या करूँ जिसके बदले में आप ये इनायत करेंगे मेरे ऊपर? आप फारिस को छोड़ दें। आसमान से कोई तारा ज़ोर से टूट कर गिरा था, गोया किसी फरिश्ते ने किसी बातें उचकने वाले शैतान को दे मारा हो। तारा था या आग का गोला, ज़मीन पे गिरकर हर शय को भस्म कर गया था। मैं फारिस को छोड़ दूँ? वो चंद लम्हे संजीदगी से उनकी आंखों में देखती रही, फिर एकदम हंस दी। वो भी हल्के से हंस दी। मगर मैं संजीदा हूँ मिसेस उमर, आपको फारिस को छोड़ देना चाहिए। आप उसे कुछ नहीं दे सकती। वैसे भी आप गुर्दे के मरीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी कम रह गई है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मेरी तो ये दुआ है। मगर हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करें।
आप पहले ही जिस शख्स की ज़िंदगी में बोझ बनी हुई हैं, इससे निकल जाएं और जिस वजह से आपको मोहब्बत है उसको इस बोझ से आज़ाद कर दें। हारून साहब, उसने मुस्कुराहट दबाई। चमकती आंखों से उन्हें देखा। आप अपनी बेटी के लिए इतनी तकद्दो ना करें तो अच्छा है। उसकी तो हाशिम से शादी हो रही है ना, नौशरवान ने जिक्र किया था। सो मेरा ख्याल है उसके मसले संभालने के लिए हाशिम का दर काफ़ी है। और रही मैं तो बाएं कंधे से लटकते पर्स को उतारकर दाएं पे मुंतकिल करते वो मुस्कुराकर बोली, जो मेरा है वो मेरा रहेगा। एक आखिरी चमकती नज़र उन पर डालकर वो मुड़ गई। हारून नरम मुस्कुराहट के साथ उसे जाते देखते रहे। चंद लम्हों बाद सड़क पे गाड़ी दौड़ रही थी। ड्राइविंग करता साथी कुछ कह रहा था और वो खिड़की के बाहर भागते पोल्स और बत्तियां देख रही थी। उसकी आंखों की जोत बुझ चुकी थी और गोद में रखे पर्स में हाथ डालकर मुसलसल अंदर मौजूद डिब्बी खोल बंद कर रहा था। टिक 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 नन्हे तारे जैसे हीरे वाली लौंग की डिब्बी का ढकना बार बार गिरने और उठने के बायस मध्यम सी आवाज़ निकालता था। टिक टिक टिक। हाशिम रात के 1:30 बजे थाने से घर चला आया। पुलिस इतने दबाव और जंगल की आग की सी पहली खबर के बाद किसी सूरत नौशरवान को रिहा नहीं कर सकती थी। अब मज़ीद कोशिश करना खुद को एक जाबर और कानून शिकन बासर आदमी जाहिर करना था। और फिलांथ्रोपिस्ट हाशिम करदार के सफ़ेद कॉलर को ये गवारा ना था। एक लड़का जिसको मैंने अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, बाहर मीडिया के नुमाइंदों के माइक के सामने चेहरा किए कार का दरवाज़ा खोले खड़ा वो कह रहा था, जिसकी बाजियाबी के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश मैंने की और ज़रा से जायदाद के तनाज़े के बायस मेरे भाई को अपने केस में धकेल रहा है। मुझे सोच कर भी शर्म आती है। यू नो व्हाट, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कानून की बालादस्ती की नज़र की है। मैं इस मौके पे अपने ओहदे और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने भाई को बगैर अदालत में पेशी के नहीं छुड़वाऊँगा। अगर उसका नाम FIR में है तो फिर वो औरंगज़ेब का बेटा ही क्यों ना हो, उसको कानून के तकाज़ों को पूरा करना होगा। हम इन लोगों में से नहीं हैं जो अदालत या ताकत की फरावानी के बायस खुद को फ़िरौन समझने लगते हैं इसलिए कि हम पैसे वाले हैं। हमारे ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। यू नो व्हाट, अब मैं मज़ीद इन लोगों को गरीब कार्ड नहीं खेलने दूंगा। सुबह हम अदालत जा रहे हैं और अपने भाई को वहीं से छुड़वा कर लाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ सिर्फ गरीब के बच्चे को नहीं चाहिए होता, हमें भी चाहिए। और हाथ हिलाकर बस का इशारा करता कार में बैठ गया। माइक्स उसके ताक़ुब में झुके मगर कार का दरवाज़ा बंद कर चुका था। टायर हरकत में आए और गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। मोर शार्ल के लाउंज में वो सब बैठे टीवी स्क्रीन पे चलता नौशरवान का क्लिप देख रहे थे। हुनैन वहाँ नहीं थी, साथ ही खामोश था और जुमर अब्बा को बता रही थी कि किस तरह नौशरवान इस वक्त लॉकअप में बैठा है। हफ्ते 10 दिन में वो रिहा हो जाएगा। 2 दिन बाद वो मुल्क से बाहर होगा और अगले 15 साल वो वापस नहीं आएगा और तुम दोनों पीछे से पेशियाँ भुगतना। फारिस ने अपना कॉफ़ी का मग उठाते हुए नहायत पुरसुकून अंदाज में इतला दी। वेलकम टू पाकिस्तान। जुमर और साथी पे एक अच्छा सोरी वाली नज़र डालकर कंधे उचकाता मग होंठों से लगाता वो आगे बढ़ गया तो जुमर पहलू बदल कर रह गई। नहीं निकलेगा वो बाहर। साथी उसके जाने के चंद मिनट बाद एकदम से बोला था और फिर उसी तरह उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके तासुरात अजीब से हो रहे थे। जुमर बस उसको देख कर रह गई, फिर भी इख्तियार सर झटका जैसे किसी की आवाज़ को सुअर जैसी आवाज़ को जहन से झटका हो। आप इससे बोझ से आज़ाद कर दें, वो ठीक हो जाएगा। वो शादी है, वो चंद दिन में ठीक हो जाएगा और हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो खुद को तसल्ली देने लगी। दिल स्याह आसमान में बार बार डूब कर उभरता था। साथी ने ऊपरी मंजिल पे बने इस बेडरूम का दरवाज़ा खोला जो अम्मी ने उसके लिए तैयार किया था तो अंदर अंधेरा था। मोबाइल जेब से निकालते हुए उसने सर झुकाए स्विच बोर्ड पे उंगली रखी तो कमरा रोशन हो गया। किसी एहसास के तहत उसने चौंक कर चेहरा उठाया। उसके बेड के कोने पे हुनैन बैठी थी। उलझे से बाल ढीली चोटी में बंधे थे। गोद में कागज़ों का एक प्लेंदा रखा था और ज़ख्मी निगाहें शादी पे जमी थी। फारिस मामू ने मुझसे पूछा कि मैं हाशिम से क्या बात करती थी। हुनैन, मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कुछ अरसे बाद मैं इसे भुलाकर तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और बेजारी से सर झटकते वो आगे आया तो वो खड़ी हुई, उठी गर्दन और पूरे कद के साथ। माफ़ी मांगी किसने है आपसे? हाँ, कहने के साथ उसने कागज़ साथी के कदमों में फेंके।
कुछ नीचे गिरे, कुछ उड़कर बिखर गए। सादी यूसुफ खान, उसने सदमे और गुस्से से भरी आंखों से उसे देखते ऊंची आवाज़ में दोहराया। सादी यूसुफ खान, ये थे वो अल्फाज जो 1972 मैसेजेस में 556 दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। ये मेरे इन तमाम मैसेजेस का रिकॉर्ड है जो उनको भेजे थे मैंने, बैकअप से निकाले हैं मैंने और आपको दिखाने लाई हूँ। देखिए इसे, पढ़िए इसे। मुझे नहीं मालूम कि वो आकर आपको क्या बताता रहा है, मगर मैं उससे आपकी बात करती थी, आपकी शादी भाई, आपकी बात करती थी मैं। बोलते बोलते जज्बात से आवाज़ बोझल हुई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिल्कुल खाली नज़रों से उसे देखे गया। पढ़ें इन मैसेजेस को, नहीं पढ़ें इनको प्लीज़। मैंने हमेशा इनको हाशिम भाई कहा, कभी गलत बात नहीं की ही उनसे। किसी से ऐसी बात करना गलत है या सही, इससे कतई नज़र मैंने कभी उनसे कोई गलत बात नहीं कही, सिर्फ आपकी या सुमर की या घर में बढ़ती वहशत की बात करती थी। हाँ, मैं उनको पसंद करती थी, कहीं दूर अंदर अब भी पसंद करती हूँ। उसकी बुलंद आवाज़ कांपी। मगर किसी को पसंद करना गुनाह नहीं होता, पसंद पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। उसके बाद वो क्या करता है उस पर होता है, मेरा कसूर नहीं है इसमें अगर मैं उनको पसंद करती हूँ। जानते हैं किसका कसूर है? वो 3 कदम आगे बढ़ी और खामोश लब भींचे खड़े साथी को आंखों में दिखा। आपका कसूर है। आंसू अब खुश्क थे और वो सुर्ख आंखों से उसे देखती और आई थी। आप थे जो मुझे उनके घर लेकर गए थे उस रात जब नौशरवान ने अगवा का ड्रामा किया था। आप थे जो हाशिम का लॉकर खोलने में और उसका राज जानने में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि आपको ख्याल भी नहीं गुजरा कि आपकी बहन दूसरे कमरे में हाशिम के साथ है। आप थे जिन्होंने उस शख्स की असलियत 1.5 साल हमसे छुपाई, हमें दोबारा उनके घर पार्टी पे लेकर गए। फिर बाद में आप मुझे कहते हैं कि उसको क्यों बुलाया कॉलेज। हाँ, बुलाया था मैंने उनको कॉलेज। क्यों सादी भाई? वो कातिल है, करप्ट है, झूठा मक्कार है, मगर वो जजमेंटल नहीं है। वो गिल्टी है तो दूसरे गिल्टी लोगों को ऐसे जज नहीं करता जैसे आप नेक लोग हम गुनहगारों को जज करते हैं। क्यों बुलाया मैंने उसको कॉलेज? इसलिए कि मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मुझे बुरा नहीं समझेगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्यों बात करती थी मैं उससे? क्योंकि मुझे किसी ने, आपने कभी नहीं बताया कि वो अंदर से कैसा है। मुझे क्या पता था कि वो कैसा है? सिर्फ ये कह देना कि उसको कभी नहीं बुलाना आइंदा काफ़ी नहीं होता। मुझे वजह नहीं बताई, मुझे उसकी असलियत नहीं दिखाई, फिर मुझ पे इल्ज़ाम क्यों डालते हैं? वो शल खड़ा सुन रहा था और वो आखिर में ठहर कर उसकी आंखों पे नज़रें चबा चबा कर बोली, मेरे दिल का खून करने वाले हाथ मेरे नहीं थे, आपके थे। पैर की ठोकर से इन कागज़ों को मज़ीद बिखेर दिया। आपका फ़र्ज़ था मुझे बताना, मुझे उसकी असलियत दिखाना। मैं 1910 की लड़की नहीं हूँ जिसको धौंस ज़बरदस्ती से डांट डपट कर आप कुछ भी करने पे मजबूर कर सकते हैं। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मेरे पास मेरा जहन है और जहानत है। मेरे दौर की लड़कियों के भाइयों को ये भूल जाना चाहिए कि वो गुस्सा करके, हुक्म देकर या पाबंदियाँ लगाकर अपनी बच्चियों को किसी से मोबाइल पे बात करने से रोक सकते हैं, जब तक वो बराबरी के लेवल पर आकर अपनी बहन के साथ बैठकर उसको दलाल से नहीं समझाएंगे, वो उनकी इस बात को नहीं मानेंगी। बाहर के लोग हमारा दिल ऐसे नहीं तोड़ते भाई, जैसे हमारे अपने मर्द हमें तोड़ जाते हैं। आखिरी अल्फाज पे उसने हिचकी ली और फिर उसके साथ से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जा चुकी थी और साथी तनहा खामोश खड़ा था। फिर दफतन हो चुका और एक एक कागज़ उठाने लगा, सबको इकट्ठा किया, बराबर किया और फिर स्टडी टेबल की दराज में डाल दिया। बगैर पढ़े, बगैर देखे उसका चेहरा अभी वैसा ही था, संजीदा और खामोश। अगली सुबह धुन में वाजिया कमी महसूस होती थी। सूरज निखरा निखरा सा निकला खड़ा था और हारून उबैद की रिहाइश गाह के सारे शीशे धूप से चमक रहे थे। लाउंज में हारून शलवार सूट और कोट में मलबूस सोफे पे विराजमान सोचती निगाहों से टीवी स्क्रीन को देख रहे थे, जहां नौशेरवान की गिरफ्तारी की क्लिपिंग बार बार दिखाई जा रही थी। मारूफ आईपीपी का बेटा नौशरवान कारदार, जिसको कल शाम वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद के एक रेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया था, इस वक्त पुलिस की तहवील में है और आज उसको अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसके जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त देगी और कभी इम्कान है कि अभी चंद दिन तक नौशरवान कारदार अपने घर नहीं जा सकेंगे। हारून ने रिमोट उठाकर बटन दबाया, स्क्रीन बुझ गई और वो
कुछ देर वहीं बैठे रहे, खामोश लाउंज में खामोशी की चाप सुनते रहे। फिर उठे और पीछे से कमीज झटक कर बराबर करते आगे बढ़ गए। ऊपर आकर वो आप ही के कमरे के सामने रुके। दरवाज़ा खटखटाया, फिर धकेला। आबदार, बच्चे तुम नीचे क्यों बैठी हो? वो बेड की पायंती के करीब ज़मीन पे अकड़ू बैठी थी। सुर्ख बाल बिखर कर कमर पे गिर रहे थे और आंखें गीली थीं। वो तहम से उसे देखते आगे आई और बेड के किनारे आ बैठे। आबी, उन्होंने दोबारा पुकारा। ऐसे लगता है मैं ड्रामा करती हूँ। उसे लगता है मैं उसकी नेकनामी के लिए खतरा हूँ। उसने गीली आंखें उठाकर गिला आमिज़ नज़रों से बाप को देखा। बाबा, मुझे हर चीज़ से वहशत होने लगी है, हर शख्स से। आबदार, इतना नहीं सवार करते किसी को हवासों पर कि ये अपने इख्तियार में नहीं होता बाबा। उसने शिकस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ। मैं सारा दिन उसकी कॉल का इंतज़ार करती हूँ। मैंने उसके नंबर की रिंगटोन भी बदल दी है कि स्क्रीन देखने से पहले मुझे उसकी कॉल की खबर मिल जाए। मैं हर चंद मिनट बाद व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन देखती हूँ। अगर वो ऑनलाइन हो तो लगता है वो मेरी दस्तरस में है, जैसे कोई डोरी सी हो मेरे और उसके दरमियान। मगर मैं उसे मैसेज नहीं कर सकती बाबा, क्योंकि फिर वो मुझे ब्लॉक कर देगा। मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है बाबा। उसने अपना सर उनके घुटनों पे रख दिया और रोने लगी। उसकी रंगत जर्द थी और हुलिया बेतरतीब। अभी तुम क्या चाहती हो? उन्होंने उसका सर थपकते हुए पूछा था। आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मेरी माँ को भी मुझे छीन लिया। मुझे वक्त भी नहीं देते। मेरी सरगिरह भी याद नहीं रखते। आप मुझे वो भी नहीं दे सकते। नफ़ी में सर हिलाती वो सीधी हुई और बंद मुट्ठियों से आंखें रगड़ने लगी। सिवाय हाशिम खारदार की, तुम दुनिया में जिसको भी मेरे सामने लाओगी मैं उसे कबूल कर लूँगा। मुझे हाशिम से कोई सरोकार नहीं है बाबा। वो गुस्से से सर झटक कर बोली थी। मुझे जो चाहिए वो अनअवेलेबल है। वो शादीशुदा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए। मैं बाबा अब सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहूँगी। उसकी सब सुरमई आंखों के कटोरे भरे। हारून कुछ देर गौर से उसे देखते रहे। वो तुम्हें मिल जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब उठो बच्चे, खाना खाओ और कपड़े बदलो, फिर अपने क्लिनिक जाओ, खुद को काम में मसरूफ़ करो। मगर वो उनके पहले अल्फाज पे चौंक कर उन्हें देखने लगी। आप वादा करते हैं? मायूसी के आसमान पे उम्मीद का तारा सा चमका था। हाँ, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर यकीन दिलाया था। अवतार की आंखों से आंसू गायब होने लगे और उसकी जगह उलझन ने ले ली। मगर कैसे? तुम मुझे बताओ, कैसे? वो कैसे आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में? वो जब तक उसकी ज़िंदगी में रहेगी वो मुझे नहीं मिलेगा बाबा। तारा डूबने लगा। वो उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी, मैं वादा करता हूँ, वो चली जाएगी। अवतार की उन पे जमी आंखों में कुछ चमका था। कैसे? आपको कैसे पता? मैंने रात उसको देखा था, जुमर को। मैंने उससे बात की थी सदी यूसुफ के केस से मुतालिक। चेहरे पढ़ने आते हैं मुझे। वो उसे छोड़ देगी बहुत जल्द। आपने उसे कुछ कहा तो नहीं? पापा प्लीज़, आप उनको कोई धमकी वगैरह नहीं देंगे? वो अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगा? मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो उसको छोड़ देगी। क्या उसने खुद ऐसा कहा? अभी का दिल अटक गया था। नहीं, उसे अभी खुद भी मालूम नहीं, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटे। मैं लोगों को अखबार की तरह पढ़ता हूँ, सारी ज़िंदगी पढ़ता आया हूँ। वो उसे छोड़ देगी। फिर उसका सर थपकते हुए उठ खड़े हुए। अब फ्रेश हो जाओ, मैं डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। खाना इकट्ठे खाते हैं। अवतार के लबों पे नरम मुस्कुराहट बिखर गई। वो सर हिलाते हुए उठने लगी। कदमों में बिल्कुल जान नहीं थी। जाने कब से कुछ नहीं खाया था। हारून अब उसे सहारा देकर खड़ा कर रहे थे। चंद दिन में ही वो इतनी कमज़ोर नजर आने लगी थी।